नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जहां दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली जनसभा में कांग्रेस को राम विरोधी बताया। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस सपा बसपा पर निशाना साधा। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जहां दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। बता दें कि सागर के बाद पीएम मोदी बैतूल में प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा से शुरू होकर रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्कल तक जाएगा। वहीं पीएम के रोड शो को लेकर एमपी बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय को रोड शो के लिए 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन्हें एसपीजी की परमिशन मिलने के बाद इसे फाइनल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जहां दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर 24 अप्रैल को आ रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सागर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल में प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां इसके बाद शाम को राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से शुरू होकर रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्कल तक जाएगा। वहीं पीएम के रोड शो को लेकर एमपी बीजेपी की ओर से केंद्रीय बीजेपी कार्यालय को रोड शो के लिए 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन्हें एसपीजी की परमिशन मिलने के बाद फाइनल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के तहत 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके दौरे को लेकर दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। अब बता दें कि सागर के बाद पीएम मोदी बैतूल में प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दौरों के तहत शाम को भोपाल राजधानी में रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से शुरू होकर रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्कल तक जाएगा। वहीं पीएम के रोड शो को लेकर एमपी बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय को रोड शो के लिए 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं। आपको बता दें कि एसपीजी की परमिशन मिलने के बाद इनको फाइनल किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के सकुशल संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। बता दें कि सागर के बाद प्रधानमंत्री बैतूल में पहुंचेंगे, जहां प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद शाम को राजधानी भोपाल में रोड शो आयोजित होगा। जानकारी के मुताबिक भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से शुरू होकर रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्कल तक किया जाएगा। वहीं पीएम के शो के बाद एमपी बीजेपी की ओर से पीएम रोड शो को लेकर केंद्रीय कार्यालय को 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन्हें एसपीजी की परमिशन मिलने के बाद फाइनल किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बुधवार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक ही दिन में मध्य प्रदेश की 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। जहां बता दें कि सागर के बाद प्रधानमंत्री बैतूल में दुर्गादास प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में वोट भी मांगेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दौरे के तहत प्रधानमंत्री कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा जिले में भी जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम को राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक भोपाल में प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से शुरू होकर रोशनपुरा होते हुए एपेक्स सर्कल तक जाएगा। वहीं पीएम के रोड शो को लेकर एमपी बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय को रोड शो के लिए 3 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन्हें एसपीजी की परमिशन मिलने के बाद फाइनल किया जाएगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा में पीएम मोदी सभा करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण? कृष्णा, कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा जिले में प्रधानमंत्री सभा करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है और भोपाल सहित सागर हरदा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वोटरों को जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात यह है कि भोपाल में वो 1.5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। 1.5 किलोमीटर रोड शो में जो लाल परेड ग्राउंड है वहां से होते हुए अपेक्स स्क्वायर तक, और उसके लिए आज से ही ट्रायल के रूप में जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी ने केंद्र को 3 प्रस्ताव भेजे हैं अलग अलग रूट मैप के तहत। अब एसपीजी कौन सा फाइनल करती है उसके बाद पूरा रूट मैप तय होगा, लेकिन बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो माता मंदिर से लेकर लिली टाकी चौराहे तक पूरा ट्रैफिक बंद करके और ट्रायल कर रही है। हालांकि देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं, 400 पार का लक्ष्य है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो या केंद्रीय नेता हो, लगातार मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खास बात यह है कि 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में 28 सीटें जीती थी, अब इस बार 29 का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि छिंदवाड़ा का चुनाव हो गया है, लेकिन अब जो अन्य सीटें बची हैं उस पे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कृष्णा, हरदा जिले में कांग्रेस के कब्जे वाले, जिसमें कांग्रेस की विधानसभाओं में कब्जा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लिए प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, विधानसभा लोकसभा दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा 2019 में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी 28 सीटें जीतने में बीजेपी सफल हुई थी, और इस बार बीजेपी की सरकार है। तो विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं और लोकसभा में मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, जो मोदी का चेहरा है, जो मोदी की गारंटी है, उस पर वोट पड़ते हैं। इसलिए लगातार बीजेपी मोदी को चेहरे को आगे कर रही है और उसका फायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं, तो बीजेपी नेतृत्व की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? कृष्णा, रोड शो है, एक बहुत बड़ा रोड शो आलोक शर्मा के समर्थन में बीजेपी करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा और उसमें कई बड़े नेता शिरकत करते हुए नजर आएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो लोकसभा सीट पर 26 को चुनाव है, इसलिए हो सकता है वो ना आए, लेकिन जो अन्य मंत्रीगण है वो यहाँ रहेंगे। बहुत ज्यादा लोग आतुर रहते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वहीं आज जब पुलिस कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने कहा 2000 से अधिक जवान सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वही पार्टी भी अपने स्तर से जुट गई है। जी बिल्कुल कृष्णा, पुलिस कमिश्नर ने रोड शो मार्ग का दौरा किया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सदा राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जिसने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह अलायंस या तो जेल में है या फिर बेल पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदा राम और सनातन विरोधी रही है। क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी यहां पूरा जोर लगा रही है। उसके स्टार प्रचारक लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। यहां वे 21 घंटे गुजारेंगे। पीएम मोदी राजभवन में ही रात ठहरेंगे। यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के राजभवन में रुकेगा। और बुरी पार्टी में फर्क क्या हो, अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या हो, मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सदा राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था कि राम काल्पनिक हैं? उन्होंने आगे कहा कि राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। जेपी नड्डा ने याद दिलाया और कहा कि यह अलायंस या तो जेल में है या फिर बेल पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदा राम और सनातन विरोधी रही है। क्या यही कांग्रेस सरकार नहीं थी जब कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था, राम को काल्पनिक बताया गया था? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी यहां पूरा जोर लगा रही है, पूरे एड़ी चोटी से प्रयास कर रही है। उसके स्टार प्रचारक लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वे यहां 21 घंटे गुजारेंगे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय शेखर, स्टेट हेड, जुड़े हुए हैं। संजय जी, हिंदी भाषी राज्यों में और राम की ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भाजपा एक के बाद एक लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। क्या लगता है कितना फायदा पहुंचेगा पार्टी को? संजय जी। निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आम लोगों से जब आप बात करेंगे, आम लोगों से जब इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो आम लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है देश में। वो इसलिए क्योंकि 500 सालों का संघर्ष था, 500 सालों से ये मामला अटका हुआ था और कहीं से इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, उसके लिए संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये कार्य संपन्न हो गया है। तो इसका क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए, इसका क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबी है, सनातन को मानने वाले हैं, वो इससे प्रभावित है और इसका प्रभाव साफ साफ जो है मतदाताओं के ऊपर, गांव में, शहर में, सब जगह आपको देखने को मिलता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में, चुनावी मुद्दे के रूप में लोगों के बीच में लेकर के जा रही है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की भी हर संभव कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जनमानस को समझ रही है कि अभी जो है लोगों के मन में भगवान राम को लेकर, अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के जो भावनाएं हैं,
उसको किस तरीके से वोट में तब्दील किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसको करने की हर संभव कोशिश कर रही है। जी, छत्तीसगढ़ विजय के तहत 11 सीटें जीतने के लिए भाजपा पार्टी एक के बाद एक दौरे, स्टार प्रचारक दौरे कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी 23 और 24 अप्रैल को यहां आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां पार्टी की ओर से की गई हैं? संजय जी। देखिए पीएम मोदी कल और परसों 2 दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल सबसे पहले इनकी पीएम मोदी की सभा जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके शक्ति में है, शक्ति जिले के अंतर्गत उनकी सभा कल सुबह है और सुबह पर करने के बाद वहां पर सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी महासमुंद क्षेत्र के धमतरी जिले में आएंगे और फिर धमतरी में उनकी सभा है, वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम वो छत्तीसगढ़ में ही करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित जो राजभवन है उस राजभवन में उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। राजभवन की तरफ से लगातार ऑफिस के तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं और राजभवन को अपने घेरे में ले लिया है। वहां पर सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं की जाती है वो की गई है। इसी तरीके से 24 तारीख को अंबिकापुर में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा है। वहां पर तीनों सभा के दृष्टिकोण से और रात्रि विश्राम के दृष्टिकोण से जो भी तैयारियां की जा सकती है वो प्रशासन की तरफ से, राजभवन की तरफ से और दूसरी तरफ सभा के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, तो स्थानीय प्रशासन और उसके साथ एसपी जी और पीएमओ कार्यालय जो है वो समन्वय स्थापित सारी व्यवस्थाएं कर, तो तमाम व्यवस्थाएं हो गई है और कल और परसों पीएम छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल संजय जी, प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। बहुत धन्यवाद अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से निधन के बाद सुपुर्द खाक तक हो गया है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के केरावली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी की टिप्पणी से एक बार फिर मुख्तार अंसारी और उसके समर्थक सुर्खियों में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। इन दलों को कह दो कि वोट तो कमल के निशान पर ही जाएगा। इन्हें 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य पा लिया है और अब ब्रज भूमि की बारी है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने राम कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उन्हें वोट के लिए तरसा दीजिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन उस स्तर पर विपक्ष उनको घेर नहीं पा रहा है, क्या कारण लगता है? प्रशांत राव, आवाज आ रही है मेरी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने हार्ट अटैक के बाद, निधन के बाद सुपुर्द खाक तक हो गया है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के केरावली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी से एक बार फिर मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया है। प्रशांत, खबर पर हमारे साथ प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन उस लेवल पर विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को नहीं घेर पा रहा है, क्या कारण लगता है?
बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलीगढ़ में रैली को संबोधित कर रहे थे। और अलीगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सतीश गौतम चुनाव मैदान में है, दूसरी बार वो चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में वही हाथरस सीट के लिए भी आज जो है प्रचार किया जा रहा था। हाथरस से अनूप प्रधान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर जो पश्चिम में क्षेत्र जाते ही बदल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम में पूर्व में जो धार्मिक वहां एक उन्माद था, और इसके साथ ही जो हिंदुओं को ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे थे, चाहे वो शामली हो, शामली में कैराना क्षेत्र हो, इसके बाद सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, सहारनपुर हो, यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति थी। 2017 के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यहाँ पर कमान संभाली और उसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, और इसी बात के हवाला देकर वो यहाँ जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने काशी मथुरा का भी जिक्र किया है, अयोध्या का भी जिक्र किया है, साथ ही साथ कुछ माफियाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से यहाँ माफियागिरी चल रही थी वो अब उनके जो है फातिये पढ़े जा रहे हैं। तो ये अतीक अहमद हो या मुख्तार हो, उनको लेकर भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी थी। सामने उन्होंने कहा कि रामकृष्ण पर सवाल उठाने वाले को वोट ना दें। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जमीनी कार्यकर्ताओं को, जमीनी नेताओं को टिकट दिया है, उनके लिए आज योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से अभी जो 10 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये विकास उन्मुख ही रही है। विकास कार्य सबसे ज्यादा हुए हैं, जाति विहीन और धर्म विहीन लोगों को यहाँ पारदर्शिता से यहाँ पर चाहे मोदी सरकार रही हो या योगी सरकार रही हो, लाभान्वित किया है। इन विकास कार्यों पर भी उन्होंने जनता से वोट मांगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी हमला बोला। यहाँ की जो उनकी कानून व्यवस्था थी उनकी सरकार में, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को संरक्षण दिया जाना हो या जातीय तुष्टिकरण हो, इसके साथ धार्मिक यहाँ संप्रदाय के जो लोग यहाँ पर दंगे करते थे उनको बढ़ावा दिए जाने को लेकर उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कटीली यहाँ पर जो है टिप्पणी की थी। अब ना देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है 2017 में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2022 में फिर एक बार वो मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार का उनका कार्यकाल है। एक एक जिले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुभव हो गया है। छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं। एक छुटभैया चोर से लेकर और एक बड़े माफिया तक की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, और इसी लिस्ट को साफ करने में वो लगे हुए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म किया जाए। और इसी कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर 2019 में लोकसभा चुनाव जीता गया, 2022 में यहाँ पर जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया, और 2024 लोकसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में जो है जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सुशासन की जो राजनीति है वो गिनाई जा रही है। लेकिन सपा बसपा पर हमला बोलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम क्षेत्र में एक नई गणित शुरू कर दी है। खासकर जिस तरीके से यहाँ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर टिप्पणी की गई कि अब जो है माफिया कब्र पर फातिया पड़े जा रहे हैं, जो माफियाओं की कब्र है, तो ये सबसे बड़ी चोट थी क्षेत्र में। और यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी को एक करने की बात की जा रही है, जिसमें मथुरा का भी जिक्र किया गया है, और यही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मजबूत कर रही है। कितने वोट उन्हें मिलते हैं तो आने वाले समय में पता लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र की जनता को संबोधित किया, और पश्चिम क्षेत्र से ही उन्होंने पूर्व में भी कई रैलियों को संबोधित करना शुरू किया था। इस बार भी अलीगढ़ में वो आए हैं, और 2 बार सतीश गौतम यहाँ से तीसरी बार वो मैदान में है। अब वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं तो आने वाले, लेकिन अलीगढ़ से हाथरस है और इसके साथ ही अलीगढ़ है। इन 2 सीटों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बातें रखी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है खासकर विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि पश्चिम की जो जिले थे, अलीगढ़, जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में सबसे बड़ा संदेह बना रहता था, लूटपाट होती थी, यहाँ तक कि जो उनकी छोटी इंडस्ट्रियां थी उनको खत्म कराया जाता था। धर्म विशेष के लोग बहन बेटियों पर अत्याचार करते थे, जबरन धर्म परिवर्तन होता था, उसको लेकर भी जांच किया गया है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा हमला है राजनीतिक, और इसी हमले के बल पर वहां एक जो वोट है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, ताकि 2024 में चुनाव जीतकर एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। जी बिल्कुल प्रशांत, माफिया के पूरे दौर के खात्मे के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, जिसके खात्मे का कहीं ना कहीं क्रेडिट सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। अब चुनाव में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका अहम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
आज की चौथी और आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी रिमांड पर लगी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। साथ ही दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तीसरी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की डायबिटीज, डॉक्टर से कंसल्टेशन और इंसुलिन को लेकर लगाई गई है, जिसकी सुनवाई स्पेशल जज कावेरी बाबेजा करेंगी। बता दें कि 18 अप्रैल को ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाइयां खा रहे हैं, जिस पर आज फैसला आएगा। बड़ी खबर दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी रिमांड पर लगी जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। साथ ही दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तीसरी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की डायबिटीज, डॉक्टर से कंसल्टेशन और इंसुलिन को लेकर लगाई गई है, जिसकी सुनवाई स्पेशल जज कावेरी बाबेजा करेंगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका को खारिज कर दिया है और 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कितना सही, कितना गलत? जी बिल्कुल ठीक है। जो न्यायालय का निर्णय है वो आपका सर माथे पे है, और इस मसले पे आप देख रहे थे काफी निचली अदालत से होता हुआ हाईकोर्ट तक ये मसला पहुंचा था। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट का फैसला जो है सर्वमान्य होता है, जो उन्होंने सोच समझ के किया होगा और न्यायविद करा है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो नहीं करनी चाहिए, और कोर्ट ने जो इस पे लगाया है, जुर्माना लगाया है, वो ठीक किया है। जी आलोक जी, आम आदमी पार्टी इंसुलिन, डायबिटीज और डॉक्टर कंसल्टेशन का मुद्दा लगातार उठा रही है, लगातार हाईलाइट कर रही है। क्या लगता है, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है या जमानत पाने का एक और तरीका खोज निकाला है? नहीं, देखिए, जो रूल्स मैनुअल हैं वो 2018 में केजरीवाल सरकार ने ही बनाए थे, और तिहाड़ जेल का प्रशासन आप आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली की सरकार ही के अंतर्गत आता है। तो वहां पे आप देख रहे हैं डॉक्टरों का जो एक पैनल है वो हमेशा उनकी देखभाल कर रहा है, और उसी की एडवाइस पे कर रहा था। साथ में देखा था जो हाईकोर्ट ने जो डाइट चार्ट दिया था उसका भी देखा जा रहा था कि उल्लंघन किया जा रहा था। नवरात्रि में उन्होंने पूरी का सेवन किया, मिठाई का सेवन किया, जो कि डाइट चार्ट में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए आप आदमी पार्टी को, क्योंकि जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार का ही। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली का जो एक सरकार ने जो उनकी कमेटी बना रखी है डॉक्टरों की, उन्हीं की देखरेख में उनकी एडवाइस में ही काम चल रहा है। केजरीवाल साहब अभी भी मुख्यमंत्री है, और उस नजरिए से आप देखें तो उनकी देखभाल पूरी तरीके से जो है तिहाड़ प्रशासन कर रहा है। जी बहुत धन्यवाद आलोक जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।